हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की क्लास में हम फिर से एक बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए हेनरी ड्यूनेट, ऑप्शन बी गैरीबाल्डी, ऑप्शन सी वुडरो विल्सन एंड ऑप्शन डी विनोबा भावे। बात करें रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की, तो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना ऑप्शन ए बात करें रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी ड्यूनेट द्वारा की जाती है। 1863 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। एक क्वेश्चन बनता है कि रेड क्रॉस सोसाइटी को कितनी बार नोबेल प्राइज़ दिया गया था? तो इन्हें 3 बार नोबेल प्राइज़ दिया गया था। 1917, 44 और 63 में 3 बार नोबेल प्राइज़ दिया गया। बात करें गैरीबाल्डी की, तो गैरीबाल्डी का नाम इटली के एकीकरण के समय सुनाई देता है और इन्होंने एक संगठन बनाया था, लाल सेना या रेड गार्ड्स बोलते हैं जिसे, रेड गार्ड्स की स्थापना की थी इन्होंने। बात करें वुडरो विल्सन की, तो वुडरो विल्सन ने ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। और यही वुडरो विल्सन लीग ऑफ नेशंस की स्थापना करते हैं, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना करते हैं 1920 में। बात करें विनोबा भावे की, तो विनोबा भावे स्थापना करते हैं पावनार आश्रम। ये नाम एक जगह और सुनाई देता है। आपने व्यक्तिगत सत्याग्रह, गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह का नाम सुना होगा। तो यही व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू होता है। इस पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे द्वारा की जाती है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 की डेट याद रखनी है, 17 अक्टूबर 1940 को होता है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हेनरी ड्यूनेट द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक दंडी द्वारा लिखित है? दंडी द्वारा लिखित है। ऑप्शन ए 10 कुमार चरित, ऑप्शन बी दाया भाग ग्रंथ, ऑप्शन सी कादम्बरी एंड ऑप्शन डी प्रेम वाटिका। बात करें दंडी द्वारा रचित पुस्तक की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 कुमार चरित इनके द्वारा लिखी गई है। इनकी एक और पुस्तक है जिसका नाम है अवंती सुंदरी, तो ये भी इन्हीं की एक फेमस बुक का नाम है। बात करें दाया भाग ग्रंथ, तो ये बुक है जिमूत वाहन, इनकी बुक का नाम है दाया भाग ग्रंथ। बात करें कादम्बरी, तो ये है बाण भटकी। कल मैंने एक बुक का नाम बताया था बाण भटकी, और उसका नाम था हर्षचरित। तो ये दो दो बुकें हो जाएंगी कादम्बरी की, बाण भटकी, कादम्बरी और हर्षचरित। अगला है प्रेम वाटिका, तो प्रेम वाटिका हो जाएगी रस खान की। तो इस तरह दंडी द्वारा लिखित पुस्तक ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 10 कुमार चरित। और इनकी एक अन्य पुस्तक है अवंती सुंदरी। दयाभाग ग्रंथ हो जाएगा जिमूत वाहन का, कादम्बरी और हर्षचरित बाण भट्ट की हो जाएगी, और प्रेम वाटिका रश खान की हो जाएगी। चलेंगे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना तो 1961 में हो जाती है, 61 में हो जाती है, लेकिन दिया गया पहला 1965, 61 में शुरू स्थापना हो गई थी और शुरू दिया गया 1965 से। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया। ऑप्शन ए सुमिता नंदन पंत, ऑप्शन बी अमृता प्रीतम, ऑप्शन सी श्रीमती आशा पूर्णा देवी एंड ऑप्शन डी मदर टेरेसा। बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो नहीं दिया गया, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मदर टेरेसा को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया, बल्कि इन्हें 1980 में भारत रत्न दिया गया था। बात करें सुमिता नंदन पंत की, तो इन्हें 1968 में ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था, जबकि अमृता प्रीतम को 1981 में और आशापूर्णा देवी को 1976 में दिया गया था। सुमिता नंदन पंत को 1968 में इनकी रचना 1968 में इनकी एक रचना थी चिदम्बरा, जो कि एक हिंदी रचना है, इसके लिए दिया गया था। अमृता प्रीतम को 1981 में एक पंजाबी रचना जिसका नाम था, काफ़ी फेमस रचना है, कागज ते कैनवास, इसके लिए दिया गया था इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड। बात करें श्रीमती आशापूर्णा देवी की,
तो ये फर्स्ट महिला है जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था, और इनकी एक रचना थी प्रथम प्रतिश्रुति। तो इस रचना के लिए दिया गया था, जो कि बंगला भाषा में लिखी गई थी। तो इस तरह ज्ञानपीठ पुरस्कार जो नहीं दिया गया था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा को। सुमित्रा नंदन पंत को 1968 चिदम्बरा रचना के लिए, अमृता प्रीतम को 1981 कागज ते कैनवास पंजाबी रचना के लिए, और आशापूर्णा देवी को 1976 में प्रथम प्रतिश्रुति रचना जो कि बांग्ला भाषा में लिखी गई इसके लिए दिया गया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक के किस शिलालेख में अशोक ने धम्म की व्याख्या की है? तो जो धम्म की व्याख्या की गई है, इसका ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी पांचवा, ऑप्शन सी 13वां एंड ऑप्शन डी 11वां। बात करें धम्म की व्याख्या जो की गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11वें शिलालेख में की गई है। बात करें पहले शिलालेख में, तो इसमें कहा गया है पशु वध निषेध, इसमें कहा गया है, और सभी मनुष्य मेरी संतानें ये कहा गया है। पांचवें शिलालेख में जो कहा गया है वो मौर्यकालीन वर्ण व्यवस्था की जानकारी दी गई है, तथा इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति का के विषय में जानकारी दी गई है। ये दो पांचवें में दी गई, जबकि 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, तथा अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। तो अशोक ने जो धम्म की व्याख्या की गई है वो की गई ऑप्शन डी 11वें शिलालेख में। पहले में पशुवध निषेध, पांचवें में मौर्यकालीन वर्ण व्यवस्था, और धर्म महामात्रों की नियुक्ति, जबकि 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सुमेलित नहीं है। एक तरफ महाजनपद दिए गए हैं, एक तरफ राजधानी दी गई है। महाजनपद की बात करें तो टोटल 16 महाजनपद थे, जो कि छठवीं से तीसरी शताब्दी के मध्य शताब्दी ईसा पूर्व के थे। बात करें 16 महाजनपद जो थे, इसमें एक रचना आती है अंगुटर निकाय, बौद्ध धर्म की रचना है ये, जबकि जैन धर्म के भगवती सूत्र रचना। तो इन दोनों रचनाओं में महाजनपद का उल्लेख दिया गया है। बौद्ध धर्म के अंगुटर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो पहला है अंग। अंग जो महाजनपद था, इसकी राजधानी थी चंपा, बिल्कुल राइट। अगला है मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर, ये भी सही है। अगला है कुरु जो महाजनपद था, इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, ये भी सही है। अगला हो जाएगा कंबोज। कंबोज की उज्जैन दी गई है, जबकि इसकी राजधानी उज्जैन नहीं थी, इसकी राजधानी हो जाएगी कंबोज की हाटक। और जो उज्जैन राजधानी दी गई है, ये उज्जैन राजधानी दी गई है अवंती। उज्जैन या महिष्मती अवंती की है ये राजधानी, जबकि कंबोज की राजधानी हो जाएगी हाटक। तो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कंबोज की हाटक राजधानी है। इन 16 महाजनपदों में 3 थे बिहार के, सबसे ज़्यादा थे 8 थे यूपी के, एक आता है राजस्थान का, एक आता है दक्षिण भारत का, और 2 हैं भारत से बाहर, के। अभी भी एक छोटा है मध्य प्रदेश, एक है मध्य प्रदेश का, जो अवंती वाला है, ये मध्य प्रदेश को हो जाएगा। तो टोटल हो गए 16 महाजनपद। तो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी। अगला है, गुप्त काल में ग्राम की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी? ऑप्शन ए पेट, ऑप्शन डी महाबलादिकृत, ऑप्शन सी अग्रहारिक एंड ऑप्शन डी विषय। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ग्राम की सबसे छोटी इकाई होती थी उसे कहते थे पेट, जबकि जो विषय है ये पेट से ऊपर की एक इकाई होती थी। बात करें महाबलाधिकृत की, तो महाबलाधिकृत सेनापति को कहा जाता था, जबकि जो अग्रहारिक है ये कहा जाता था दान जो विभाग होता था उसके अधिकारी को, दान विभाग का अधिकारी अग्रहारिक कहलाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा पेट, जो ग्राम की सबसे छोटी इकाई होती थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा त्योहार मिजोरम में मनाया जाता है? ऑप्शन ए चकचारकूट,
ऑप्शन बी हरेली, ऑप्शन सी मकरविलक्कू एंड ऑप्शन डी नुआखाई जुहार त्योहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम में जो मनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चकचारकूट त्योहार मिजोरम में मनाया जाता है। जबकि हरेली जो त्योहार मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। अगला है मकर विलक्कू त्योहार, तो मकर विलक्कू त्योहार आपका केरल में मनाया जाता है। और नुआखाई जुहार जो त्योहार है ये आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। तो मिजोरम में जो मनाया जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा चकचारकूट। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नीति 2016 में लागू होती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री जन धन योजना, ऑप्शन बी स्मार्ट सिटी योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एंड ऑप्शन डी जननी सुरक्षा योजना। बात करें जो 2016 में लागू होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीएम उज्ज्वला योजना 2016 में आती है। जबकि प्रधानमंत्री जो जन धन योजना है ये 28 अगस्त 2014 को आती है। बात करें स्मार्ट सिटी मिशन की, तो स्मार्ट सिटी जो मिशन है ये आता है 27 अगस्त 2015। अंत में बचा जननी सुरक्षा योजना, तो ये आपका 2015 में आती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीएम उज्ज्वला योजना। अगला क्वेश्चन है कौन सी जनजाति निम्न में से जापान में पाई जाती है? तो जापान में पाई जाने वाली जनजाति का नाम बताना है। ऑप्शन ए तातर, ऑप्शन बी बोरो, ऑप्शन सी एनु एंड ऑप्शन डी निग्रो। तो जापान में पाई जाने वाली जनजाति जो है आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, एनु जनजाति जापान में पाई जाती है। जबकि जो तातर जनजाति है ये आपके जबकि आपकी जो तातर जनजाति है ये आपके साइबेरिया में पाई जाती है, साइबेरिया रूस में पाई जाती है। जबकि जो बोरो जनजाति है ये आपका अमेजन बेसिन में पाई जाती है। अगला है एनो जनजाति आपका जापान हो जाएगा। निग्रो जो जनजाति पाई जाती है ये आपके मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला दिया गया है निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिम भारत में स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी तूतीकोरिन, ऑप्शन सी चेन्नई एंड ऑप्शन डी पारादीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पश्चिम भारत में स्थित है, पश्चिमी साइड स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करें तूतीकोरिन की, तो बाकी ये तीन पूर्वी साइड पाए जाते हैं। तूतीकोरिन आपका चेन्नई में पाया जाएगा, चेन्नई तो चेन्नई होगा, खैर पारादीप आपका उड़ीसा में पाया जाएगा। ये बंदरगाह उड़ीसा में। चेन्नई जो बंदरगाह है इसे आपका इसका नया नाम रखा गया वी ओ चिदम्बरनार बंदरगाह, वी ओ चिदम्बरनार बंदरगाह इसका नया नाम रखा गया है। जबकि जो चेन्नई जो बंदरगाह है आपका ये भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, सबसे पुराना ये सबसे बड़ा कृत्रिम है ये कृत्रिम बंदरगाह। जबकि जो आपका पारादीप बंदरगाह है उड़ीसा में पाया जाता है आपका। तो मुंबई जो पोर्ट है इसके बारे में क्वेश्चन और बनता है कि ये सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। तो पश्चिम भारत में आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंबई जो बंदरगाह है वो यहीं पर पाया जाता है। एक क्वेश्चन बना था अभी हाल ही में आयोग द्वारा कि मंझगांव मंझगांव जहाज निर्माण यार्ड डॉक ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका मुंबई में स्थित है, मंझगांव जहाज निर्माण डॉक। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शासक ने दीवान ए अर्ज नामक विभाग की स्थापना की थी? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी एंड ऑप्शन सी इल्तुतमिश एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बात करें दीवान ए अर्ज नामक विभाग की, ये पूछा जाता है कि ये कौन सा विभाग था? ये एक सैन्य विभाग था। तो इसकी स्थापना की जाती है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बलबन द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। जबकि इल्तुतमिश ने क्या करा था, स्थापना करी थी तुर्कान ए चिहलगानी की, ये स्थापना करता है इसकी। जबकि इसे जो नष्ट करता है ये बलबन द्वारा इसे नष्ट किया जाता है। तो दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना बलबन द्वारा की जाती है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकबर ने किस वर्ष जजिया कर को समाप्त किया था? ऑप्शन ए 1563, ऑप्शन बी 1575, ऑप्शन सी 1564 एंड ऑप्शन डी 1580। बात करें जजिया कर समाप्त करने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने। 1563 में उसने तीर्थ यात्रा कर जो लिया जाता था इसे भी समाप्त कर लिया।
1575 में ये स्थापना करता है इबादत खाने की। इबादत खाने की स्थापना 1575 में की जाती है, जबकि 1580 में यह हाल ही में पूछा भी गया था। 1580 में नौरोज जो उत्सव था, या जिसे नैरोज उत्सव कहते हैं, इसका पुनरुद्धार करता है। ये पुनरुद्धार ये 1580 में किया जाता है। तो जजे कर समाप्त किया था। ऑप्शन सी 1564 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक फ्रांसीसी यात्री ट्रेवरनियर नाम दिया गया है, पूछा गया कि इसने भारत की कुल कितनी बार यात्राएं की थी। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7 एंड ऑप्शन डी 6। जो फ्रांसीसी यात्री है टेवर्नियर, इसने भारत की कुल 7 यात्राएं की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें 7 यात्राओं में से, इसकी 6 यात्राएं शाहजहां के समय पर आती है। एकमात्र यात्रा इसकी औरंगजेब के समय पर आती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य लड़ा गया था। तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य ऑप्शन ए दिया गया चौसा का युद्ध, ऑप्शन बी घाघरा का युद्ध, ऑप्शन सी चंदेरी का युद्ध एंड ऑप्शन डी खानवा का युद्ध। बात करें शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य एक युद्ध लड़ा गया था, जिसका नाम है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा चौसा का युद्ध, जो आपका 1539 में लड़ा जाता है। बात करें घाघरा का जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1529 में, और ये होता है बाबर प्लस अफगानी के मध्य होता था ये। बात करें चंदेरी युद्ध की, जो चंदेरी का युद्ध 1528 में, यही बाबर प्लस एक नाम आता है यहाँ पे मेदिनी रॉय, इन दोनों के मध्य होता है। बात करें खानवा का जो युद्ध हुआ था, ये 1527 में होता है, और ये भी बाबर प्लस राणा सांगा के मध्य होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य ऑप्शन ए राइट आंसर चौसा का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है आज का अंतिम प्रश्न, राजश्री नामक उपनाम किसका था। ऑप्शन ए पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी चितरंजन दास, ऑप्शन सी कर्पूरी ठाकुर एंड ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो जो राजश्री नाम है, वो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन का राजश्री उपनाम था, जबकि चितरंजन दास का एक नाम था देश बंधु, इनका उपनाम था। जबकि कर्पूरी ठाकुर का एक उपनाम था जिसका जननायक नाम का, जबकि राजेंद्र प्रसाद का एक नाम था देश रत्न, और इन्हें ही अजात शत्रु भी कहा जाता था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पुरुषोत्तम दास टंडन को ही राजश्री कहा जाता था, सीआर दास को देश बंधु, कर्पूरी ठाकुर को जननायक और राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु कहा जाता था। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।